सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद सॉल्ट्स। अभी सॉल्ट्स क्या होते हैं ये हम सभी जानते हैं कि जब एक एसिड एक बेस के साथ रिएक्ट करता है तब एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, सॉल्ट और वाटर, और तब सॉल्ट बनता है। यानी आप सभी को अब तक ये पता होना चाहिए कि जब एक एसिड एक बेस के साथ रिएक्ट करता है दे न्यूट्रलाइज ईच अदर टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर एंड दस वी गेट सॉल्ट। ओके, अब इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, हमें ये पता है कि एक एसिड एक बेस के साथ जब रिएक्ट करेगा तभी सॉल्ट बनेगा, लेकिन सॉल्ट भी अलग अलग तरह के होते हैं। जैसे एसिडिक सॉल्ट होते हैं कुछ, कुछ बेसिक सॉल्ट होते हैं, कुछ न्यूट्रल सॉल्ट भी होते हैं। अब कब एक सॉल्ट को एसिडिक कहा जाएगा, कब एक सॉल्ट को बेसिक कहा जाएगा और कब एक सॉल्ट को न्यूट्रल कहा जाएगा, लेट्स स्टडी अबाउट दैट। सॉल्ट्स ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अ स्ट्रॉन्ग बेस आर न्यूट्रल। ये साफ साफ ही दिख रहा है बच्चों कि हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और एक स्ट्रॉन्ग बेस है। जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करेगा तब दोनों आपस में फुल्ली न्यूट्रलाइज कर देंगे एंड विल गेट न्यूट्रल सॉल्ट। एंड न्यूट्रल चीज़ का हमेशा pH वैल्यू 7 होती है। ऑन द अदर हैंड सॉल्ट्स ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अ वीक बेस, यानी एसिड इस केस में हमारे पास स्ट्रॉन्ग है एंड बेस वीक है, दिस इंप्लाइज एसिड अपनी ताकत ज़्यादा दिखाने वाला है, एज अ रिजल्ट ऑफ विच जो बनने वाला सॉल्ट है आफ्टर द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वो एसिडिक नेचर का होने वाला है। एंड दस एक एसिडिक सब्सटेंस का जो pH वैल्यू होता है इट इज लेस देन 7। और वहीं पे अगर हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग बेस और एक वीक एसिड है वो आपस में रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास जो बनने वाला सॉल्ट होगा वो कौन सी नेचर का होगा, बेसिक नेचर का। बिकॉज इस केस में हमारे पास जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग है, तो यानी वो अपनी ताकत ज़्यादा दिखाएगा, क्योंकि एसिड वीक है तो वो इतना नहीं ताकत दिखा पाएगा अपनी। ओके, एंड एक बेसिक सॉल्ट का जो pH वैल्यू होने वाला है दैट इज गोइंग टू बी मोर देन 7। ये pH वैल्यूज pH के लिए सब हम पिछले वीडियोस में पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट चीज है, salts having the same positive or negative radical are said to belong to the same family। इसका मतलब क्या है, एग्जाम्पल से समझते हैं हम। जैसे हमारे पास दो सॉल्ट है, सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट, दैट इज NaCl एंड Na2SO4। बताओ इसके अंदर कौन सा रेडिकल सेम है। ध्यान से देखें, यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव रेडिकल सेम है, दैट इज सोडियम। पॉजिटिव रेडिकल मतलब कैटायन सेम है। यहाँ पे हमारे पास Na+, देखो यहाँ पे भी Na+ है, यहाँ पे भी Na+ है। एज ए रिजल्ट ऑफ विच these two salts are said to belong to the family of sodium salt। Why the family is called sodium salt? Because sodium is the positive radical that is same in these two salts। सिमिलरली अगर हम दूसरे एक और एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल NaCl एंड KCl, इसके अंदर Cl वाला आयन आपको सेम दिख रहा है, यानी नेगेटिव रेडिकल यानी Cl- वाला आयन आपको सेम दिख रहा है, यानी अनायन आपको सेम दिखाई दे रहा है। एंड दस दे बिलोंग टू द फैमिली ऑफ क्लोराइड सॉल्ट्स। वेरी सिंपल इट इज। नाउ अब आपके एनसीईआरटी के अंदर एक एक्टिविटी गिवन है जिसके अंदर आपको काफी सारे सॉल्ट्स गिवन है। आपको उसके अंदर बताना है कि उनका पेरेंट एसिड कौन सा है, पेरेंट बेस कौन सा है, एंड जब वो पेरेंट एसिड पेरेंट बेस आपस में रिएक्ट करेगा तो बनने वाले ये जो सॉल्ट आपको दिए हुए हैं, काफी सारे दिए हुए हैं उस लिस्ट के अंदर, उनकी नेचर क्या होगी और उनका pH लेवल क्या होगा। एक बार आपने नेचर पता कर ली तो आपको pH लेवल निकालना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। बिकॉज अगर नेचर न्यूट्रल है तो pH लेवल 7 के बराबर होगा, अगर नेचर एसिडिक है तो pH लेवल लेस देन 7 होगा, और अगर नेचर बेसिक है तो pH लेवल ग्रेटर देन 7 होने वाला है। सो दैट्स वेरी सिंपल। लेकिन नेचर भी पता करनी, देखो बहुत सिंपल है, मैंने अभी आपको बताया। अगर दोनों ही पेरेंट यानी पेरेंट एसिड और पेरेंट बेस आपस मतलब दोनों ही स्ट्रांग है तो बनने वाला सॉल्ट न्यूट्रल होने वाला है। अगर कोई भी उनमें से एक स्ट्रांग है तो उसकी ताकत ज़्यादा दिखेगी एंड रिजल्टिंग सॉल्ट उसी पेरेंट की नेचर का बन जाएगा। क्या बात समझ में आई? चलिए एक बार एग्जांपल्स देखते हैं। पहला है हमारे पास पोटेशियम सल्फेट K2SO4। ध्यान से देखिए यहाँ पे के कहाँ से आया होगा। अच्छा ये बताओ, ये तो आसानी से दिखाई दे रहा है, SO4 कहाँ से आया होगा, H2SO4 से, है ना, H2SO4 से। यानी पेरेंट एसिड है हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड और साथ में के कहाँ से आया होगा, KOH से, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो कि बेस है। ये आपस में रिएक्ट किए होंगे तभी ये K2SO4 बना होगा। देखो यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्ग होता है, मैंने आपको बताया सल्फ्यूरिक एसिड इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड आई मीन। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है। आपस में जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो हमारे को ये जो सॉल्ट मिल रहा है पोटेशियम सल्फेट, ये न्यूट्रल नेचर का बनेगा, इसलिए इसका pH 7 है। चलिए मैं आपको अब देखो ये आप खुद देख लेना, जैसे ही SO4 आपको इस सब में दिखाई दे रहा है तो पेरेंट एसिड H2SO4 होने वाला है। जैसे आपको Cl दिखाई दे जाए तो समझ लेना HCl इज द पेरेंट एसिड। आपको NO3 दिखाई दे रहा है तो आप समझ लेना HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड। मैंने आपको बताया तो 4 तरह के एसिड्स हैं आपके सिलेबस में, एक्चुअली 5 तरह के, H2SO4, HCl,
NaCl, HNO3, CH3COOH एंड H2CO3. H2CO3 देखो जैसे ये कैल्शियम कार्बोनेट में जो CO3 है, इट हैज कम फ्रॉम दिस एसिड H2CO3, दैट इज कॉल्ड कार्बोनिक एसिड. बात समझ में आई. CH3COOH इज एसिटिक एसिड, HNO3 इज नाइट्रिक एसिड, HCl इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ओके तो अब ये सारे आप चीज़ें देख के बता सकते हो ना कौन सा एसिड है. आप पेरेंट बेस भी देख लो, कुछ नहीं है जी, आपको ये वाले के साथ OH जोड़ देना है, KOH, NaOH, CaOH होल ट्वाइस, MgOH होल ट्वाइस. वो वैलेंसी से अब आपको ये तो बनाना आता है ना, फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, क्रिस क्रॉस एप्पल सॉस वाला मेथड. अगर आपको नहीं आता कि केमिकल कंपाउंड्स के फॉर्मूलाज कैसे लिखते हैं तो भी मुझे कॉमेंट सेक्शन के अंदर बता देना. नेक्स्ट NaOH हो जाएगा, इसका भी NaOH हो जाएगा, इसका NaOH हो जाएगा, इसका NH4OH हो जाएगा, है ना. इसका AlOH होल थ्राइस, बिकॉज एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 होती है, हाइड्रोक्साइड की 1 होती है. जब आप क्रिस क्रॉस करोगे तो AlOH होल थ्राइस आ जाएगा. इसका KOH हो जाएगा, इसका ZnOH होल ट्वाइस हो जाएगा, इसके NaOH हो जाएगा, इसका क्या होएगा बताना, NaOH हो जाएगा. ध्यान से देखो, ये थोड़ा सा एक्सेप्शन केस है, ठीक है. एंड नेक्स्ट CaOH होल ट्वाइस हो जाएगा, इसका AlOH होल थ्राइस. तो देखिए बेसिस काफ़ी ज़्यादा पहचाने हैं. आप एक बार इनको प्रैक्टिस करोगे, ये टेबल बनाओगे, आसानी से कर पाओगे. अब ध्यान से देखिए यहाँ पे कि ये जो कार्बोनिक एसिड है ना, ये कार्बोनिक एसिड काफ़ी ज़्यादा वीक होता है. सिमिलरली ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो एसिटिक एसिड, ये भी काफ़ी ज़्यादा वीक होता है. और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है, बट इतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं होता कि भी NaOH की टक्कर का हो, नहीं इतना भी नहीं होता है ये, बट ये फिर भी स्ट्रॉन्ग होता है. H2SO4 है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, कॉपर हाइड्रोक्साइड है. तो इन दोनों में से ऑब्वियसली ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये वीक है, क्योंकि ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गए, ये कॉपर हाइड्रोक्साइड हो गए, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गए, ये सारे वीक बेसिस की कैटेगरी में आते हैं. स्ट्रॉन्ग बेसिस की कैटेगरी में हमारे पास क्या आते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ओनली, ठीक है. बाकी सारे ऑलमोस्ट वीक ही होते हैं बेसिस. लेकिन अगर हम कार्बोनिक एसिड या हम CH3COH से कंपेयर करेंगे तो ये CaOH होल ट्वाइस हो गया, MgOH होल ट्वाइस हो गया, COOH होल ट्वाइस, ये स्ट्रॉन्ग होते हैं. आप एक बार ये यही सारे एग्जाम्पल पूछेगा बोर्ड, इनके अलावा कोई एग्जाम्पल नहीं पूछने वाला, तो एक बार प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना. वीडियो को पॉज करो, स्क्रीनशॉट लो एंड ये सारे सॉल्ट्स के आपने प्रैक्टिस करने हैं एक बारी, ठीक है. अब हम नेक्स्ट चीज़ पे आते हैं, कॉमन सॉल्ट जो आप आमतौर पे हमने खाने में डाल के खाते हो. इट इज़ फॉर्म्ड अपॉन द रिएक्शन ऑफ HCl एंड NaOH. हम सभी को पता है कि जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं तब एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाता है एंड हमारे पास जो सॉल्ट बनता है दैट इज NaCl. केमिकल नेम ऑफ NaCl इज सोडियम क्लोराइड एंड कॉमन नेम इज योर कॉमन सॉल्ट. ओके एंड व्हाट इज रॉक सॉल्ट. रॉक सॉल्ट जनरली बच्चे ब्राउन इन कलर होते हैं. एंड वाई दे आर ब्राउन, बिकॉज impurities आर प्रेजेंट इन दीज सॉल्ट्स. बात समझ में आई सभी को. ओके अब हम देखेंगे कि ये जो कॉमन सॉल्ट बना है यानी NaCl बना है, ये क्या, इसके यूजेस क्या हैं, वो हाउ इट एक्ट्स एज अ रॉ मटेरियल फॉर सेवरल अदर केमिकल्स. तो आगे बढ़ते हैं हम. देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट्स मेड फ्रॉम कॉमन सॉल्ट. कॉमन सॉल्ट से कौन कौन सी प्रोडक्ट्स आपके सिलेबस में और आपको पढ़ने हैं. फर्स्ट इज कॉस्टिक सोडा, दैट इज NaOH, नेम इज सोडियम हाइड्रोक्साइड. सेकेंड प्रोडक्ट इज बेकिंग सोडा, इसका नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड कार्बोनेट. ये आई मीन you should say sodium hydrogen carbonate या sodium bicarbonate. You shouldn't say sodium hydroxide carbonate. तो यहाँ पे जो लिखा है इसको काट दो. आप इसको यहाँ तो बोलोगे सोडियम बाइकार्बोनेट या इसको बोलोगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. क्या बात समझ में आई. सेकेंड थर्ड जो प्रोडक्ट बनने वाला है कॉमन सॉल्ट से दैट इज वॉशिंग सोडा और उसका नाम क्या है, हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट. फॉर्मूलाज भी मैंने यहाँ पे टेबल के अंदर आपके लिए प्रोवाइड किया हुआ है. एंड फोर्थ प्रोडक्ट जो हम पढ़ने वाले हैं जो कि कॉमन सॉल्ट से बनने वाला है दैट इज ब्लीचिंग पाउडर. एंड ब्लीचिंग पाउडर का नाम इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड एंड उसका फॉर्मूला भी आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है. तो चलिए अब एक एक करके हम पढ़ते हैं कैसे कैसे ये प्रोडक्ट्स बनते हैं और क्या 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 मेथड्स होते हैं. सबसे पहला प्रोडक्ट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड. सोडियम हाइड्रोक्साइड फर्स्ट. नाउ सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या है, NaOH. ओके NaOH. तो ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है बच्चों, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड. यानी आप नमक लो, नमक को पानी के अंदर घोल दो तो वो क्या पानी बन गया, नमक वाला पानी. उस नमक वाले पानी के अंदर से अगर आप इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो वो डीकम्पोज हो जाएगा और हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड एज वन ऑफ द प्रोडक्ट्स मिल जाएगा. अब इस नमक वाले पानी को क्या कहा जाता है, ब्राइन कहा जाता है. इट हैज गॉट अ स्पेशल नेम दैट इज कॉल्ड ब्राइन. जो मैं पढ़ा रहा हूँ सब इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स ने बहुत बारी पूछा हुआ है व्हाट इज
brine, what is the method of preparation, etc. So when electricity is passed through this brine, it decomposes to form sodium hydroxide. क्या बात समझ में? Next, name of the process. What is the name of this process? इसका नाम है chlor-alkali process. chlor-alkali process. इसको chlor-alkali process क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनमें जो प्रोडक्ट बनने वाले हैं वो एक है क्लोरीन गैस, जैसे कि आप इस केमिकल इक्वेशन में भी देख सकते हो। तो क्लोरीन से वर्ड आया क्लोर, एंड दूसरा जो प्रोडक्ट बना है दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज NaOH। एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड हम सभी को पता है एक एल्कली होता है। व्हाट इज एल्कली? आई हैव टोल्ड यू, वाटर सॉल्युबल बेसिस। तो एल्कली से वही है सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि बन रहा है जो कि एक एल्कली है, तो वहाँ से वर्ड आ गया एल्कली, इसीलिए इसका नामकरण हो गया क्लोर एल्कली प्रोसेस। कभी कभी बोर्ड ने ये भी पूछा हुआ है व्हाई दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्लोर एल्कली प्रोसेस, तो आपको पता होना चाहिए क्यों। केमिकल इक्वेशन भी बोर्ड ने बहुत बारी पूछी हुई है, सो आप अगर बैलेंस पूछिए तो बैलेंस करोगे, नहीं पूछी तो आप स्केलेटल भी लिख सकते हो, दैट इज NaCl plus H2O gives NaOH plus Cl2 plus H2। अब ये जो लोकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स हम देखते हैं कि ये जो प्रोडक्ट बन रहे हैं दैट इज NaOH, Cl2 एंड हाइड्रोजन। देखो दो गैसेस यहाँ पे लिबरेट हो रही है और साथ में हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन भी बन रहा है। अब ये सारे प्रोडक्ट्स कहाँ कहाँ बन रहे हैं वो जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नंबर 1 इज क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस इज गिवन ऑफ एट द एनोड, ये आपको बाय हार्ट याद होना चाहिए। नेक्स्ट, हाइड्रोजन गैस इज गिवन ऑफ एट द कैथोड। What is anode? Anode is the electrode which is connected to the positive terminal of the battery. Okay. What is cathode? Cathode is the electrode that is connected to the negative terminal of the battery. बात समझ में आई? And where is sodium hydroxide formed? It is formed near the cathode. यानी कैथोड के एक तो कैथोड पर बन रही है, पर लिबरेट हो रही है एक गैस विच इज दैट हाइड्रोजन गैस, और कैथोड के नियर एक प्रोडक्ट बन रहा है दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। एनोड पे सिर्फ एक ही गैस और एक ही प्रोडक्ट है दैट इज क्लोरीन गैस। ठीक है, अब यहाँ पे एक डायग्राम भी आपके लिए मैंने दिया हुआ है, NCERT का ही साफ साफ डायग्राम है। इसके अंदर से बेसिकली आपको यूजेस पता होने चाहिए सभी प्रोडक्ट्स के। सबसे पहले देखिए क्लोरीन गैस के क्या क्या यूजेस हैं। इट इज यूज्ड इन वाटर ट्रीटमेंट, स्विमिंग पूल्स के डिसइंफेक्शन के लिए यूज किया जाता है, PVCs में यूज किया जाता है, फ्लोरोकार्बन्स बनाने के लिए इस गैस का यूज किया जाता है, और पेस्टिसाइड्स बनाने के लिए भी इस गैस का यूज किया जाता है। वहीं दूसरी ओर हाइड्रोजन गैस, इसके क्या क्या यूजेस हैं। इट इज यूज्ड एज अ फ्यूल बिकॉज हाइड्रोजन गैस इज वेरी गुड टू यूज एज अ फ्यूल। ओके, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग बटर। ठीक है, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग अमोनिया फॉर फर्टिलाइजर्स। ओके, मार्गरेन इज कॉल्ड बटर। नाउ नेक्स्ट प्रोडक्ट इज NaOH. NaOH is used for degreasing the metals. It is used for the formation of soaps and detergents. It is used in paper making and artificial fibers. तो आपको सारे एक एक बारी यूजेस याद होने चाहिए, एंड आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर पूछ लिया गिव एनी 2 यूजेस तो याद भी होने चाहिए, लिखना आना भी चाहिए। तो इट कैन बी आस्क्ड इन फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑल्सो और सब्जेक्टिव ऑल्सो। ओके, नेक्स्ट प्रोडक्ट इज ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनता है? इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लेक्ड लाइम, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से जब क्लोरीन गैस को पास किया जाता है तब हमें ब्लीचिंग पाउडर मिल जाता है। ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और इसका फॉर्मूला इज CaOCl2। देखो फॉर्मूला से ही आप नाम लिख सकते हो, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या बात समझ में आई? अब केमिकल इक्वेशन भी आपको बाय हार्ट याद होनी चाहिए। CaOH होल ट्वाइस प्लस Cl2 गिव्स CaOCl2 प्लस H2O। अब नेक्स्ट इज ब्लीचिंग पाउडर के यूजेस क्या क्या हैं बच्चों। पहला यूजेस, इट इज यूज्ड फॉर ब्लीचिंग कॉटन। ठीक है, कॉटन एंड लाइनिन इंडस्ट्री में ये काम आते हैं। बेसिकली ब्लीचिंग पाउडर का काम ही ब्लीच करना है। वुड पल्प को ब्लीच करने के काम आता है पेपर फैक्ट्रीज में, एंड इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर ब्लीचिंग द वॉश्ड क्लोथ्स इन द लॉन्ड्री। ओके, second use, it is used as an oxidizing agent in many chemical industries, and third use is it is used to make drinking water free from germs, that is germ free बनाने के लिए ये यूज किया जाता है। देखो अभी जो हम सेक्शन पढ़ रहे हैं ये काफ़ी ज़्यादा थ्योरेटिकल है, आपको इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा याद करना पड़ेगा। आप जितना याद करोगे उतना आपके लिए अच्छा है, बिकॉज यही क्वेश्चन बोर्ड्स बार बार पूछता है। Third product formed from NaCl is baking soda. The chemical name of this compound is sodium hydrogen carbonate and formula is NaHCO3. अब ये baking soda बनता कैसे? It is produced using sodium chloride as one of the raw materials. अब इसकी आप इक्वेशन यहाँ पे देख सकते हो, NaCl plus water plus Cl2 plus NH3, अमोनिया भी यूज हो रहा है, और ये चारों रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं? NH4Cl, दैट इज अमोनियम क्लोराइड, और साथ में एक और प्रोडक्ट भी बन रहा है सोडियम हाइड्रोजन
हाइड्रोजन कार्बोनेट या कहो सोडियम बाइकार्बोनेट, एंड ये है हमारा बेकिंग सोडा। क्या बात समझ में आई? अब जब बेकिंग सोडा को हीट किया जाता है ड्यूरिंग कुकिंग, तब क्या रिएक्शन हो जाता है? ध्यान से देखो, NaHCO3 को जब हमने हीट किया तो हमारे पास क्या बन रहा है? Na2CO3, दैट इज सोडियम कार्बोनेट। साथ में हमारे पास पानी बन रहा है, साथ में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड भी बन रही है। अब हम बात करेंगे इसके यूजेस की। व्हाट आर द यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा? First is it is used for making baking powder. Now what is this baking powder? Baking powder is a mixture of baking soda, that is sodium hydrogen carbonate, and a mild edible acid such as tartaric acid. तो जब आप बेकिंग सोडा के अंदर टार्टरिक एसिड को मिला दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? बेकिंग पाउडर बन जाएगा। एंड व्हेन बेकिंग पाउडर इज हीटेड और मिक्सड इन वाटर द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस, दैट इज, इसके अंदर बेसिक चीज़ नोट करने वाली है कि जब बेकिंग पाउडर को पानी में मिलाया जाता है, उसको हीट किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट होती है। एंड व्हाई दिस कार्बन डाइऑक्साइड इज हेल्पफुल? कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग दिस रिएक्शन कैन कॉज ब्रेड और केक टू राइज एंड दस मेक्स इट सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी एंड फ्लफी। हम कहते हैं ना केक्स वगैरह इतने सॉफ्ट, स्पॉन्जी और फ्लफी क्यों बनते हैं? क्योंकि केक के बैटर के अंदर हम बेकिंग पाउडर डाले होते हैं, और बेकिंग पाउडर जब हीट होता है तब कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होती है, दैट इज CO2, और वो हमारे केक्स और पेस्ट्रीज को फ्लफी बनाती है। क्या बात समझ में? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट यूज इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दैट इज NaHCO3, जब हमारा बेकिंग सोडा भी है, इट इज़ यूज्ड एज एन इंग्रेडिएंट इन एंटासिड्स। एंटासिड्स के अंदर ये एज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट काम आता है। एंड बीइंग अल्कलाइन, ये अल्कलाइन नेचर यानी बेसिक नेचर के होने की वजह से इट न्यूट्रलाइजेस द एक्सेस एसिड इन द स्टमक, तभी तो इसको एज एन एंटासिड यूज किया जाता है। क्या बात समझ में? एंड द थर्ड इंपॉर्टेंट यूज ऑफ बेकिंग पाउडर, आई मीन बेकिंग सोडा, इज इट इज यूज्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स। ठीक है, देखो नाम ही क्या है, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स में यूज होता है। ठीक है, तो सोडा है तो इसलिए बेकिंग सोडा के नाम से फायर एक्सटिंग्विशर्स को जनरली हम कहते हैं सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स। क्या बात समझ में आई? एंड फाइनली जो हमारे पास लास्ट वाला ये हमारा वॉशिंग सोडा है, प्रोडक्ट है, ये भी हमें NaCl से डिराइव होता है, लेकिन ये 2 स्टेप्स से बनता है, और ये स्टेप्स भी बोर्ड्स ने बहुत बारी पूछे हैं। नंबर 1 स्टेप इज सोडियम कार्बोनेट इज ऑब्टेन। फर्स्ट स्टेप क्या है कि हम बेकिंग सोडा को जब हीट करते हैं तो हमारे पास सोडियम कार्बोनेट ऑब्टेन होता है। आपने इस रिएक्शन के अंदर देखा है, ये देखो सोडियम कार्बोनेट ऑब्टेन किया जा रहा है। एंड सेकेंड, रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिव्स अस वॉशिंग सोडा। तो ये दोनों स्टेप्स आपको बाय हार्ट याद होने चाहिए। इसकी फाइनल इक्वेशन यहाँ पे लिखी हुई है, यानी स्टेप नंबर 2 की इक्वेशन यहाँ पे लिखी हुई है, दैट इज Na2CO3, दैट इज सोडियम कार्बोनेट की जब रिक्रिस्टलाइजेशन हुई, रिक्रिस्टलाइजेशन का मतलब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, यानी पानी ऐड कर रहे हैं हम। देखो 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर वी आर एडिंग टू फॉर्म Na2CO3.10H2, दिस इज कॉल्ड हाइड्रेटेड। ये देखो नाम यहाँ पे आपको याद होने चाहिए अच्छी तरीके से, नाम यहाँ पे भी गिवन है, हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, इट इज फॉर्म्ड आफ्टर इट्स रिक्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, एक और बात यहाँ पे ये है कि सेकेंड स्टेप की इक्वेशन तो यहाँ पे एनसीईआरटी के अंदर गिवन है, लेकिन आपको फर्स्ट स्टेप की इक्वेशन भी लिखनी आनी चाहिए, जो कि मैंने यहाँ पे ऊपर आपको दी हुई है कि जब आप सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट कर रहे हो तो हाँ, तब आपको ये सोडियम कार्बोनेट मिल रहा है, और ये वाला सोडियम कार्बोनेट की जब रिक्रिस्टलाइजेशन होती है तब हमें वॉशिंग सोडा मिल जाता है। बात समझ में आई? तो बेकिंग सोडा को जब हमने हीट किया तो हमें सोडियम कार्बोनेट मिला, और इसकी जब रिक्रिस्टलाइजेशन हमने की विद 10 वाटर मॉलिक्यूल्स तो हमें वॉशिंग सोडा मिल गया। वेरी सिंपल इट इज़। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें यूजेस पता होने चाहिए सारे, ये यूजेस तो सारे रट्टा मारिए, आपको कोई भी किसी भी एंगल से पूछ सकते हैं। नंबर 1, वॉशिंग सोडा इज यूज्ड इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज। नंबर 2, इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम कंपाउंड्स सच एज बोरैक्स. Number 3, it is used as a cleaning agent for domestic purposes. And fourth is, it is used for removing the permanent hardness of water. तो अभी आप देखिए कुछ भी नहीं है, मेथड ऑफ प्रोडक्शन है, केमिकल इक्वेशन है, यूजेस है, नाम है, ये आपको सब बाय हार्ट याद होने चाहिए। इट्स ऑल थ्योरेटिकल एंड इट विल डिपेंड ऑन योर लर्निंग पावर। जितना अच्छा आप लर्न कर पाएंगे उतना बढ़िया आपके लिए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, आर द क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट्स रियली ड्राई? आपने अक्सर देखा होगा, जैसे कॉपर सल्फेट के आप क्रिस्टल ले लो, ठीक है, वो ब्लू इन कलर होते हैं। ठीक है,
हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स, ठीक है। सिमिलरली आप फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स ले लो, वो लाइट ग्रीन इन कलर होते हैं। तो ये सॉल्ट को कलर कहाँ से मिलता है? द आंसर इज ड्यू टू वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इन सॉल्ट्स के अंदर पानी के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं इनको इनका कलर देने के लिए, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं। कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स दैट इज CuSO4 क्रिस्टल which seem to be dry, they contain water of crystallization and that is why copper sulfate crystals are blue in color. And जब आप इन क्रिस्टल्स को हीट करोगे ना, this water of crystallization gets evaporated, evaporation हो जाएगी, as a result of which copper sulfate crystals जो कि initially blue in color थे वो अपना blue color lose कर देंगे, क्योंकि वो blue color था किसकी वजह से? water of crystallization की वजह से। and जब हीट करोगे water of crystallization ही नहीं बचेगा तो कलर भी उड़ जाएगा ना, तो blue color उड़ जाएगा and the salt turns white, ओके। एंड अगेन अगर आप इसके अंदर पानी डालोगे थोड़ा सा तो वो ब्लू कलर वापस आ जाएगा, ठीक है। अब डेफिनेशन आ जाती है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की, ये भी आपको रट्टा करनी है। इट इज द फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स व्हिच आर प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ अ सॉल्ट। आपको एज इट इज याद करनी है बच्चों कि ये फिक्स्ड नंबर ऑफ पानी के मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि एक फार्मूला यूनिट सॉल्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो अगर मैं कॉपर सल्फेट की बात करूं तो 5 वाटर मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन वन फार्मूला यूनिट ऑफ कॉपर सल्फेट। देखो इसके फॉर्मूला से भी पता लग रहा है आपको, CuSO4.5H2O, यानी 5 वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं एक फार्मूला यूनिट ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्ट के अंदर। एंड अगर आप ये लिखोगे ना पूरा फॉर्मूला, इसका मतलब है ये ब्लू कलर का सॉल्ट है। अगर आप अकेला CuSO4 लिखोगे इसका मतलब ये है कि वो वाइट कलर का सॉल्ट है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको ऐसे भी लिख दोगे ना, CuSO4 ब्रैकेट में AQ दैट इज एक्वस, इसका मतलब वो ब्लू इन कलर है। बेसिकली पानी होना जरूरी है। एंड बोर्ड ने पहले भी पूछा हुआ है कितने वाटर मॉलिक्यूल्स होने जरूरी हैं? 5। कॉपर सल्फेट के लिए 5 वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं फेरस सल्फेट की बात करूं तो उसके अंदर 7 वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, ओके। नाउ जिप्सम, एक नया और सॉल्ट देखते हैं हम, जिप्सम, जिसका नाम है जिप्सम। जिप्सम के अंदर बच्चे 2 वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है? CaSO4.2H2, और इसका नाम है कैल्शियम सल्फेट .2H2, ठीक है। अब क्या नहीं, अब हम बात करेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस की। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता कैसे, ठीक है। ऑन हीटिंग जिप्सम, जब हम जिप्सम को हीट करते हैं 373 केल्विन पे, तो जिप्सम अपना ये जो 2 वाटर मॉलिक्यूल है ना, ये पानी लूज कर देता है एंड इट फॉर्म्स बेसिकली 1.5 वाटर मॉलिक्यूल वो लूज कर देता है। कितना? 1.5 वाटर मॉलिक्यूल, एंड बन जाता है हमारे पास CaSO4.5H2O। इसका नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक है। अगेन आई रिपीट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, और इसी को कहा जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या कहा जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का अगर फॉर्मूला पूछा इट इज CaSO4.5H2O, एंड अगर इसका नेम पूछा इट इज कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक है। Now, what is plaster of Paris? It is substance which doctors used as plaster for supporting fractured bones in the right position. Okay. प्लास्टर ऑफ पेरिस का कलर क्या होता है बच्चे? वाइट कलर का ये पाउडर होता है जिसको पानी के अंदर मिलाया जाता है, एंड जैसे ही इसको पानी के अंदर मिलाया जाता है इट चेंजेस टू जिप्सम वंस अगेन, गिविंग अ हार्ड सॉलिड मास। वही है ना, पीओपी के अंदर जैसे ही आप पानी मिलाते हो वो जल्दी से हार्ड बन जाता है। क्यों? क्योंकि जिप्सम बन गया। जिप्सम इज वेरी हार्ड। यहाँ पे आप इक्वेशन भी देख सकते हो। देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस के अंदर जैसे ही मैंने 1.5 वाटर मॉलिक्यूल डाला, हमारे पास कैल्शियम सल्फेट .2H2O आ गया, दैट इज जिप्सम आ गया। तो ये इक्वेशन भी आपको अच्छी तरह से रट्टा करनी है। अब ध्यान से देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हो, नोट दैट ओनली हाफ अ वाटर मॉलिक्यूल इज शोन टू बी अटैच्ड एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन प्लास्टर ऑफ पेरिस फॉर्मूला। कभी आपने देखा कि पानी का मॉलिक्यूल आधा है? ये तो गलत है ना, बेसिकली कुछ नहीं है। 2 फॉर्मूला यूनिट ऑफ कैल्शियम सल्फेट आर शेयरिंग 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। इसका मतलब ये है, ध्यान से समझो, पिछले साल ही ये क्वेश्चन आया है और बच्चों ने इसमें इतनी ज़्यादा गलतियां की थी। आई डोंट वांट कि आप ये सेम गलतियां रिपीट करें। बेसिकली क्या है कि यहाँ पे आप देख रहे हो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला कैल्शियम सल्फेट .2H2O, ये वाटर ऑफ मॉलिक्यूल आधा नहीं है, वाटर ऑफ मॉलिक्यूल तो पूरा ही है, लेकिन यहाँ पे 2 फॉर्मूला यूनिट ऑफ कैल्शियम सल्फेट शेयर कर रहे हैं एक वाटर मॉलिक्यूल को। बात समझ में आई? प्लास्टर ऑफ पेरिस के यूजेस क्या हैं? इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग टॉयज एंड मटेरियल्स फॉर डेकोरेशन। चलिए अब जल्दी से इन टेक्स्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं। आई रिमेंबर लास्ट वीडियो में मैं आई फॉरगॉट टू डिस्कस, तो उसके भी डिस्कस कर लेते हैं। First question is, you have 2 solutions A and B. The pH of solution A is 6 and the pH of solution B is 8. Which solution has more hydrogen ion concentration? साफ साफ पता लग रहा है।
पी सोल्यूशन नंबर ए, क्योंकि उसका पीएच लेवल इज लेस देन 7 मतलब वो एक एसिडिक सोल्यूशन है, राइट। और एसिडिक सोल्यूशन का मतलब हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ये हो गया। सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट इफेक्ट डज द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस हैव ऑन द नेचर ऑफ सॉल्यूशंस। अगर H प्लस आयंस बढ़ जाएंगे तो एसिडिक नेचर बढ़ जाएगी, अगर H प्लस आयंस घट जाएंगे तो बेसिक नेचर बढ़ जाएगी, सिंपल एज दैट। थर्ड, डू बेसिक सॉल्यूशंस आल्सो हैव H प्लस एक्वस आयंस। यस, बेसिक सॉल्यूशंस आल्सो हैव H प्लस एक्वस आयंस, लेकिन वो फिर बेसिक नेचर के इसलिए होते हैं क्योंकि उनके अंदर जो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन होती है वो कम होती है और हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। ये मैंने आपको पहले भी बताया है और देखो क्वेश्चन पूछ लिया गया है। फोर्थ क्वेश्चन इज अंडर व्हाट सॉइल कंडीशन डू यू थिंक अ फार्मर वुड ट्रीट द सॉइल ऑफ हिज फील्ड्स विद क्विकलाइम। कैल्शियम ऑक्साइड के साथ वो ट्रीट कर रहा है तो सॉइल की नेचर क्या होगी, ऑब्वियसली एसिडिक ही होगी ना, बिकॉज कैल्शियम ऑक्साइड और स्लेग लाइम ये क्या है, ये बेसिक सब्सटेंसेस हैं। आप बेसिक सब्सटेंसेस को एक ऐसी सॉइल के अंदर डाल रहे हो ठीक करने के लिए, उसको ट्रीट करने के लिए, तो डेफिनेटली सॉइल पहले से एसिडिक होगी, तभी ये बेसिक सब्सटेंसेस बाहर से डाल रहे हो ना, ताकि दोनों आपस में न्यूट्रलाइज कर जाएं। सो वेरी इजी क्वेश्चन इट वाज। अब बढ़ते हैं अभी जो हमने पढ़ा आज की वीडियो में उसके क्वेश्चंस के साथ। नंबर 1 इज व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ द कंपाउंड CaOCl2। इट इज ब्लीचिंग पाउडर, ओके। सेकेंड क्वेश्चन, नेम द सब्सटेंस विच ऑन ट्रीटमेंट विद क्लोरीन यील्ड्स ब्लीचिंग पाउडर। आप देखो ब्लीचिंग पाउडर की फॉर्मेशन से यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन को किसके साथ ट्रीट किया जाता है, स्लेक्ड लाइम के साथ। किसके साथ, स्लेक्ड लाइम के साथ, और फिर हमारे पास क्या बन जाता है, ब्लीचिंग पाउडर बन जाता है। नेक्स्ट, नेम द सोडियम कंपाउंड विच इज यूज्ड फॉर सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर। हार्ड वाटर को सॉफ्ट बनाने के लिए कौन सा यूज किया जाता है, जल्दी से बताओ। देखो ये वॉशिंग सोडा, इट इज़ यूज फॉर रिमूविंग द हार्डनेस ऑफ वाटर, ठीक है। तो सॉफ्ट बनाने के लिए ये वाला कंपाउंड यूज़ किया जाता है, तभी मैं बता रहा हूँ आपको, ये सारे आपको यूजेस अच्छी तरह से याद होने चाहिए। फिफ्थ, व्हाट विल हैपन इफ अ सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज हीटेड। जब एक सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज हीटेड, तो क्या होगा, ये देखो मैंने आपको यहाँ पे इक्वेशन भी दी हुई है, ये वाली नहीं, ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब आप हीट करोगे तो ये पूरी आपको, आपसे देख लो, साफ साफ इक्वेशन भी पूछ ली, तभी मैंने कहा जितनी भी इक्वेशंस मैंने आपको आज पढ़ाई हैं वो सारी इंपॉर्टेंट है, एक एक ब्लू में जो लिखी हुई है, ठीक है। एंड लास्ट इज राइट एन इक्वेशन टू शो द रिएक्शन बिटवीन प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड वाटर। तो ये वाली आप इक्वेशन दे देना, ये वाली, ठीक है। ये रहा पीओपी, ये रहा वाटर, इन दोनों के रिएक्शन से क्या बन जाता है, जिप्सम बन जाता है। सो आई होप ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड विद दिस वी कंप्लीट द चैप्टर एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। जल्दी इसकी टेक्स्ट बुक के सॉल्यूशंस भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। टिल देन स्टार्ट सॉल्विंग इट योरसेल्फ। आई नो यू ऑल आर गोइंग टू रॉक इन द बोर्ड एग्जाम्स। ऑल द वेरी बेस्ट डियर स्टूडेंट्स, एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।